डियर एस्पिरेंट्स, एसएससी जेई 2025 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। बहुत ही लिमिटेड टाइम भी है स्टूडेंट्स के पास। लगभग 5 मंथ्स आपको देखने को मिल रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी जेई 2025 एग्जामिनेशन। तो सोचा थोड़ा आपसे बातचीत कर लिया जाए, थोड़ा आपको गाइड कर दिया जाए, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस मेरे स्टूडेंट्स के साथ रहे हैं। अगर मैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और बेटर रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। आई नो ये टाइम ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करने का सोच रहे थे बट किसी कारण से नहीं कर पाए अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट, बट वो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनको टाइम बहुत कम लग रहा होगा। एक नेगेटिव थॉट भी आ रहा होगा कि कैसे होगा, 5 महीने में कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे हम रिवाइज करेंगे, कैसे हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। हमारा दोस्त तो पिछले साल से पढ़ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखो डेफिनेटली लिमिटेड टाइम है, बट एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ पता है क्या बोलता है? ये बोलता है कि जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलता जाएगा ना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, आप उतना ज़्यादा उस प्रोजेक्ट को डिले करते जाते हो। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अगर आपको किसी चीज़ को करने के लिए 10 मंथ मिलेंगे, लाइक 10 मंथ्स इफ़ यू आर गेटिंग, तो आप उसी 10 मंथ्स के हिसाब से ही चीज़ों को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे। वही सेम चीज़, वही सेम काम करने के लिए अगर आपको 5 मंथ्स मिल रहे हैं ना, तो वही काम आप 5 मंथ्स में भी कर सकते हो और आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ पाओगे। और आपके जितने भी काम होंगे आप 5 मंथ्स के हिसाब से ही उसको एडजस्ट कर लोगे। तो इसको पार्किंसन लॉ बोलते हैं कि जितना भी गिवन टाइम आपके पास होता है आप उसी हिसाब से चीज़ें करते हो। ज़्यादा टाइम मिलता है तो चीज़ें आप एक्सटेंड कर देते हो, डिले कर देते हो, और कम टाइम मिलता है तो कम टाइम में भी आप अच्छा रिजल्ट जनरेट करके लेके आ जाते हो। तो इस लॉ पे थोड़ा सा यकीन रखिए और इस बात पे भी यकीन रखिए कि अगर आप 5 मंथ्स अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। इस बात पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो 12-12, 13-13 महीने पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, बट पढ़ते इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि लास्ट के जो 4-5 मंथ्स हैं उसमें उनका मन ही नहीं लगता है, उनका फोकस ही हट जाता है, बिगड़ जाता है फोकस। और बहुत सारे मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो 12-13 महीना कुछ नहीं पढ़ेंगे, बट एग्ज़ाम के 4-5 महीने उनका मोटिवेशन इतना बढ़िया बनता है, इतने अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करके प्रिपरेशन करते हैं कि 5 मंथ्स में ही इतना बढ़िया तैयारी करते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। जो 12-13 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहा था उसका रिजल्ट नहीं आता है, और जो लास्ट के 4-5 महीने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इस चीज़ को समझो कि लिमिटेड टाइम है, बट अगर आप ठान लोगे ना कि इस टाइम को हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, अब तो कुछ ना कुछ करके ही दिखाना है, तो ये टाइम आपको कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि एसएससी वैसे एग्ज़ाम नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपका एक बार सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो 90% क्वेश्चन पीवाईक्यूज बन जाते हैं। मतलब इस एग्ज़ाम में सिलेबस कंप्लीशन ही मेजर रोल प्ले करता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि एज सच कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। CBT 1 की मैं बात कर रही हूँ। CBT 2 में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, बट उसके लिए आपको टाइम भी मिल जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द CBT 1 एग्जाम, ठीक है। तो जो आपका काम है वो सिलेबस कंप्लीशन का है, काइंड ऑफ एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बहुत ही प्रेडिक्टेबल पेपर है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले साल में क्या पूछा जाने वाला है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता और आप थोड़ा सा वरीड होते कि इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं मान सकती थी कि हाँ भाई 5 महीने में नहीं होगा। मैं खुद भी आपको सजेस्ट करती कि भाई 5 महीने का काम नहीं है, आगे फोकस करो, नेक्स्ट ईयर को टारगेट करो। बट फॉर द एसएससी जेईई एग्जामिनेशन भाई मैं नहीं बोलूँगी कि आप आगे 26 के बारे में सोचो। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हो कि भाई अभी तो इसमें बहुत कम टाइम मिल रहा है, हम 26 के बारे में सोचते हैं, थोड़ा लंबा प्लान करते हैं। ट्रस्ट मी, लंबा प्लान करोगे तो आपकी जितनी भी टारगेट्स हैं, जो टाइमलाइंस हैं, वो भी लंबी ही शिफ्ट होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर लोगे। तो इसी टाइमलाइन में, इसी 5 महीने में ही रिजल्ट जनरेट करना है। सबसे पहले तो ये आपको ठानना है और पैनिक नहीं होना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। बहुत निगेटिव सोचने वालों का वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है। सबसे वर्स्ट सिचुएशन में भी जो पॉजिटिव सोचता है वही सक्सेस हासिल करता है, और जो बढ़िया सिचुएशन में भी नेगेटिव सोच रखता है उसका तो भाई ऊपर वाला ही भला करे, उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक तो ये सजेशन है कि पैनिक ना हो, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ और इस बात पे यकीन रखो कि यू कैन डू इट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो आपका सिलेबस है पहले उसको अच्छे से देख लो। सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, डजेंट मैटर, आप सिलेबस को अच्छे से समझ लो।
एंड जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी दो, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल में थर्मल, आप अगर पेपर उठा के देखोगे तो 70-75% तो सिर्फ थर्मल ही पूछा जा रहा है, तो थर्मल वाले सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ लो। सिविल में अगर बात करें तो बीएमसी हो गया, स्टील हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सोम हो गया, एफएम हो गया, सॉइल सर्वे हो गया, ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबसे प्रायोरिटी पर आपको खत्म करना है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्क हो गया, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, ठीक है। बट आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, आजकल तो ये चेक करना कितना आसान है, इवन हमने ही सारे डिपार्टमेंट के हाईली वेटेड सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, हार्डली 10 मिनट की एक वीडियो देखनी है और आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट के हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं, उसको आपको सबसे पहले अलाइन करना है। क्योंकि देखो, जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो ना, तो आपके पास सिर्फ एक काम होता है कि भाई हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर जैसे ही मिड ऑफ द प्रिपरेशन में पहुंचते हैं, तब आपके पास दो काम आ जाते हैं कि प्रिपरेशन भी करना है, जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसको कंप्लीट भी करना है, और जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट है उसका रिवीजन भी करना है। दो काम आ गए। एंड जब आप और क्लोज जाते हो एग्जामिनेशन के, तब आपके 3 काम हो जाते हैं। अब आपको बचा हुआ सब्जेक्ट कंप्लीट भी करना है, कंप्लीटेड सब्जेक्ट रिवाइज भी करना है, और टेस्ट सीरीज भी देनी है, टेस्ट एनालिसिस भी करनी है, अपने आप को इम्प्रूव भी करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको बाद के लिए आपने छोड़ दिया, क्योंकि बाद में आप देख रहे हो 3 काम हो जाएंगे, अभी तो एक ही काम है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट ये भी करते हैं कि टेक पर अभी फोकस करेंगे, सोचेंगे एग्जाम से 2 महीने पहले नॉन टेक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो भाई 2 महीने पहले आप जान रहे हो आपके काम बढ़ जाएंगे, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जो बाद के लिए रखोगे उसको कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो चीज़ें वहीं के वहीं रह जाएंगी। तो गिवन टाइम में ही सब कुछ एडजस्ट करना है। नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, टेक्निकल भी पढ़ना है। फर्स्ट 2 मंथ्स सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करिए, क्योंकि फर्स्ट 2 मंथ में आप कुछ भी ऐसा भूलने नहीं वाले हो। बट आफ्टर 2 मंथ्स, उसी गिवन पीरियड में, उसी प्रिपरेशन के टाइम में आपको रिवीजन का भी स्लॉट निकालना पड़ेगा। और निकालते हैं, जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो निकाल रहे हैं। देखो, सिलेक्शन वाले स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हम उनको चंद्रमा से मंगवा रहे हैं या फिर वो जो है ना दूसरे प्लैनेट से आ रहे हैं, अर्थ से ही आ रहे हैं। आप ही के जैसे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, बट मेहनत करते हैं। मेहनत करनी पड़ती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की। अगर मेहनत करने की कैपेबिलिटी है, हर चीज़ हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को बेसिकली एक्सीड करना पड़ता है, अपनी लिमिट्स को एक्सीड करना पड़ता है। जब तक लिमिट्स एक्सीड करना नहीं सीखोगे, तब तक उतना ही टाइम हमेशा कम लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जब आपका फर्स्ट 2 मंथ सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस हो जाए, सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर लो आप, देन रिवीजन का स्लॉट ऐड करो, एंड देन कुछ कुछ जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके धीमे धीमे आप टेस्ट भी देते रहो। टेस्ट देने से क्या होता है, न्यू क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो। इसी के साथ साथ टेस्ट से आपको ये भी आइडिया लगता रहता है कि भाई कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ये भी बड़ी समस्या रहती है कि टेस्ट देने से बच्चे जो हैं थोड़ा घबराते हैं, कम मार्क्स आ जाएंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। जबकि टेस्ट का मोटिवेशन डीमोटिवेशन से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इट जस्ट अ टेस्ट विच इज़ गिविंग यू क्लियर पिक्चर कि भाई थोड़ा भी और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप अच्छा कर रहे हो सो तब भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है दैट यू आर डूइंग गुड, यू कैन बी लिटिल मोटिवेटेड और यू कैन मेंटेन लिटिल डिसिप्लिन ना। तो टेस्ट भी देते रहना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी मुझे आपको सजेशन देना था कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको डायरेक्ट एक आइडिया देंगे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन दी SSC JEE एग्जाम, ठीक है। PYQ करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं PYQ से सिर्फ काम नहीं बनेगा, आई वॉन्ट टू सॉल्व सम मोर क्वालिटी क्वेश्चन, तो आप डिफरेंट JEE और AE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यू वांट सम मोर क्वालिटी क्वेश्चन, ESE प्रीलिम्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि मैम हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। द सिंपल थिंग इज, आप सॉल्यूशन देखो, जिसका भी सॉल्यूशन 4 लाइन से ज़्यादा है वो आपके लिए नहीं है, वो SSC के लिए नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर लो, उसमें जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लो। ESE के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। एक ESE का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके 4 SSC के क्वेश्चन निपट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टाइमली PYQ तो आप सिलेबस कंप्लीशन के साथ ही ख़त्म कर दीजिए। एंड देन उसके बाद जब रिवीजन आप कर रहे हो तो रिवीजन में हर बार आपने नोटबुक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवीजन करिए। एक सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया, डेली आप 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डिपेंड ऑन द टाइम विच यू हैव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस तरीके से चलोगे तो हो जाएगा, मान लोगे तो हो जाएगा, ठान लोगे तो हो जाएगा, नहीं मानोगे तो नहीं होगा। इट्स अप टू यू, ठीक है।
आपने मैनिफेस्टेशन सुना है ना, जब तक मैनिफेस्ट नहीं करोगे, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो हमेशा 2 बार बनती है। पहले आपके दिमाग में बनती है और बाद में हकीकत में बनती है। तो अगर जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो पहले दिमाग में बनना पड़ेगा, उसके बाद हकीकत में बनोगे। सो मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। और जब आप दिमाग में बनने लगते हो ना, तो हकीकत में बनने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है, जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, जो मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, जो फोकस रिक्वायर्ड है, वो भी आपको मिलने लगता है। दिस इज़ द रियलिटी। सो मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। आप जो भी बनना चाह रहे हो वो सोचो बनना, ठीक है। जब सोचोगे तो बॉडी और एनर्जी जो आपकी है वो उसी डायरेक्शन में ड्रिवन होगी और आप बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करके लेके आओगे, ठीक है। सो दीज आर माई सजेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा भी कभी आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, कभी आप डीमोटिवेटेड हो, यू वांट सपोर्ट, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। कमेंट सेक्शन में भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप बड़ी आराम से पूछ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि 2 ही सिचुएशन है, या होगा या नहीं होगा। तो नहीं होगा पे फोकस ही मत करो, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट अगर आप होगा पे फोकस करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। दैट इज़ दी मैनिफेस्टेशन जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।